इसकी वजह से सोलर पैनल को जो है जीरो रेटेड किया गया है। जब कोई टैक्स नहीं होता तो इसको फिर गालिबन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यकीनन कहीं ना कहीं इदारों में एफबीआई के अंदर या कहीं ना कहीं लोग होंगे कस्टम के अंदर जिनका इंटरेस्ट होगा। पिछले एक महीने से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि डॉलर की आपको पता है बड़ी कमी है, और यहाँ से जो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी एसेट्स बेच के मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं, और फिर बहुत सारे इंपोर्टर्स जो हैं उनको एलसीज नहीं खुल रही तो वो हुंडी हवाला की तरह इंपोर्ट कर रही है। तो इस क्राइसिस को जो मैग्नीफाई किया जाहिर है पिछले 14 महीने में बहुत ज्यादा किया। आप नंबर्स भी देख लें, आप जितने इन्फ्लेशन के नंबर देख लें, करेंसी डेप्रिसिएशन के देख लें, ग्रोथ के देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट के देख लें, इन 14 महीने में पिछले एक साल में बहुत बुरे हालात हुए हैं। आईएमएफ ने हमारे पाकिस्तान के सिस्टम को बेल आउट किया है। अब बॉल हमारे कोर्ट में है कि हम उस पॉलिटिकल सिस्टम को उसको कितना स्टेबल करते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगौर। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पीके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली हिजर माहिर माशत हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर एक तरफ बजट पास हुआ और बजट में सोलर पैनल की इंपोर्ट को बड़ी रिलैक्सेशन दी गई और हम समझ रहे थे कि एक बड़ा मुस्बत इकदाम है। दूसरी जनब आपने एक स्टोरी ब्रेक कर दी। स्टोरी क्या है और सर सोलर पैनल की इंपोर्ट में क्या मामला चल रहे हैं? अच्छा, ये पहले मैं आपको बताऊं कि इसका इस बजट से ताल्लुक नहीं, ये चीज कोई पिछले 2 साल से चल रही है। और उसके ऊपर अभी एफबीआर ने जो है थोड़ा सा उसके ऊपर काम भी किया है, लेकिन ये चीज अभी तक चल रही है। अच्छा, सोलर पैनल आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है, क्योंकि ये सोलर जो है ये आपकी बिजली बनाता है नेचुरली आपकी सूरज से, और उसके बाद ये आगे प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लीन भी है सारा कुछ। इसकी इंपोर्ट होनी चाहिए, इसको इसकी पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जो है इसको लगाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से सोलर पैनल को जो है जीरो रेटेड किया गया। जीरो रेटेड का मतलब है कि इस पे जीरो ड्यूटी है, किसी किस्म की कस्टम ड्यूटी जीरो है, सेल्स टैक्स जीरो है, इनकम टैक्स जीरो है, तो कोई टैक्स नहीं होता। जब कोई टैक्स नहीं होता तो इसको फिर गालिबन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान जो चाइना से इंपोर्ट करता है उस इंपोर्ट को आपने अंडर इन्वॉइस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, टायर हो गए, सैनिटरी वेयर हो गए, किस तरह की हो गया। और अगर हम पाकिस्तान हिस्टोरिकली पाकिस्तान और चाइना दोनों का डेटा देखें तो चाइना जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है चाइना से, उससे फर्क होता है। यानी चाइना ज्यादा नंबर की एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जो शो करता है कम नंबर की होती है। तो वहां से जो चीज आई उसको अंडर इनवॉइस कर दिया, और उसकी पेमेंट जो ये आपने सोलर पैनल को ओवर इनवॉइस किया था उससे पे हो गई। सोलर पैनल पे कोई टैक्स नहीं था, पैसे आपने मुफ्त में बाहर भेज दिए। जैसे ये बात हुई कि जी एफबीआर ने इसको पकड़ा, स्टेट बैंक ने इसको पकड़ा, और इन्होंने कहा कि भाई ये गलती से स्टेट बैंक ने, चूंकि इंपोर्ट का प्रेशर बहुत था, उन्होंने इंपोर्ट को बंद भी कर दिया। फिर अब ये हुआ कि स्टेट बैंक ने एक डिफर्ड फैसिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आप इंपोर्ट करें किसी चीज को और आप उस डिफर्ड फैसिलिटी को यूज करें, और उसके बाद आप 6 महीने या साल बाद पैसे भेज दें। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं कि जी वो सोलर पैनल उसके थ्रू मंगवा रहे हैं, और वो सोलर पैनल उसके थ्रू मंगवा के वो अगर $1 का सोलर पैनल है तो उसको $5 का शो कर रहे हैं। $1 आज हवाला के थ्रू बाहर भेज रही है, और जब 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो $5 पूरे बाहर भेज देंगे, और वो वहां की इंपोर्ट की अंडर इन्वॉइसिंग में काम आता रहेगा। तो ये चीज रुकनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज होती कैसी है। होता ये है कि चाइना के अंदर अगर आप देखें तो जो सोलर पैनल बनाने वाले जो अच्छी कंपनीज हैं, जो टॉप की कंपनीज हैं, जो साफ सुथरी कंपनीज हैं, वो इस तरह का काम नहीं करती। वो एक ब्लूमबर्ग की पूरी एक लिस्ट आती है, वो जो टियर 1 कंपनीज होती है उस लिस्ट को देखें। उस एफपीआर को या स्टेट बैंक को अलाउ करना चाहिए कि ये जो लिस्टेड जो जो कंपनीज हैं जो इस तरह का दो नंबरी का काम नहीं करती उनसे कर ले। दूसरी हम चीज देखें वो ये होती है कि जी तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू कर लेते हैं। थर्ड पार्टी ये हुई कि जी आपने अपने नाम से सियासत डॉट पीके के नाम से चाइना में कंपनी खोल ली, और मैंने आपसे सियासत डॉट पीके से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। भाई आपने वहां से $1 में चीज खरीदी, मुझे यहाँ पे $10 में बेची, तो बाद में मैं यहाँ से $10 के आपको बाहर निकाल के वापस कर दूंगा। तो ये इस तरह हो जाता है। तो हमें इस तरह की जो थर्ड टीयर जो 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 आपकी बीच में जो एक वो लेयर आ जाती है उस लेयर को नहीं करना चाहिए। वो आपको डायरेक्ट अच्छे टियर 1 के लोगों से करना चाहिए, थर्ड पार्टी से नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसके बाद ये नहीं चलना चाहिए कि भाई ये थर्ड पार्टी इंपोर्ट ऑफ सोलर इसको बंद कर दें। दूसरा, सोलर पे कैश मार्जिन रखते हैं, 100% कैश मार्जिन रखते हैं, ताकि जो
अगर कोई 2 नंबरी करता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाए और ये चीज़ करें, क्योंकि हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि सोलर पे ड्यूटी लगा दें तो ड्यूटी से उसकी जो है इंसेंटिव खत्म हो जाता है स्मगलिंग का, लेकिन हमें ड्यूटी इसलिए लगानी कि हम सोलर को चाहते हैं इधर आए। और हमें तो इसको बड़े तरीके से देख के अच्छी कंपनियों से सिर्फ अलाउ करना चाहिए, और जहाँ पे कोई एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो उसको डिसअलाउ करना चाहिए, और उसके अंदर हमें कैश मार्जिन 100% रखते हैं ताकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा, हमें इसके आगे क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सोलर बनाने पैनल बनाने की एक पॉलिसी आनी चाहिए। जैसे यहाँ गाड़ियां बनाने की पॉलिसी है, जैसे यहाँ मोबाइल फोन बनाने की पॉलिसी है, इस तरह सोलर पैनल बनाने की पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिया ने ये काम किया है और मुल्कों ने ये काम किया है कि सोलर पैनल इंपोर्ट करें, उस पर ड्यूटी कर दे, उसके पार्ट्स की इंपोर्ट पे ड्यूटी खत्म कर दे और यहाँ सोलर पैनल बनने चल जाए। क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह हर छत के ऊपर एक सोलर पैनल होना चाहिए। इसलिए सोलर पैनल जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके मिस यूज को रोकना चाहिए, और मेरी ट्वीट का मकसद भी यही था कि इस मिस यूज को रोकना चाहिए। सर, बहरहाल आपने हल तो बता दिया कि कौन-कौन सी कंपनीज़ के साथ हमें अलाउ करना चाहिए और किनको रोकना चाहिए, किनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। मगर अभी तक इस चीज़ पर अगर वर्क नहीं हुआ तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट है या गवर्नमेंट में अदारों में बैठे हुए कुछ इंडिविजुअल्स का भी इंटरेस्ट है? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं तो अंदर का हाल तो नहीं जानता ना कि किसी अदारे के इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है कि नहीं है। देखिए 2021-22 में जब पिछली हुकूमत थी पीटीआई की, उस वक्त भी होता रहा। 2022-23 में जब इस वक्त इस तरफ पीडीएम की हुकूमत है, उसमें भी ये काम हो रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं इदारों में, एफबीआर के अंदर, या कहीं ना कहीं लोग होंगे कस्टम के अंदर जिनका इंटरेस्ट होगा। हो सकता है उनका इंटरेस्ट ना भी हो, क्योंकि इसको मिसयूज करने का एक स्ट्रेटेजी है। बल्कि एफबीआर ने तो एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इसकी मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ा है। सो मुझे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट है कि नहीं, बट यहाँ पे जो स्मगलर्स है और जो मनी लॉन्डर्स है, उनका यकीनन इंटरेस्ट है, और उनके इंटरेस्ट को हमें जो है डिस्करेज करना चाहिए। बहरहाल सर, दूसरी जानब ये जो स्मगलर्स हैं या जितने भी पाकिस्तान की इंपोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की माशियत आपके सामने है, तो इनके खिलाफ कोई आपको नजर आ रहा है एफबीआर ने, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि एक बड़ा काम इस पर शुरू किया है, तो इन लोगों को रोक सकेंगे या ये रुक पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो स्मगलिंग देखिए, जी बिल्कुल, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि डॉलर की आपको पता है बड़ी कमी है, और यहाँ से जो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी एसेट्स बेच के मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं, और फिर बहुत सारे इंपोर्टर्स जो हैं उनको एलसीज नहीं खुल रही, तो वो हुंडी हवाला की तरह इंपोर्ट कर रही है। तो ये काम पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा चल रहा था। पिछले 15 दिन महीने के अंदर बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्रैकडाउन किया है। उस क्रैकडाउन के बाद हुंडी हवाला की डिमांड कम हुई है। इन्होंने वो जो फॉरेक्स कंपनी जो जो एक इलीगल बुक चलाती थी, उन पे क्रैकडाउन किया, उनको पकड़ा है, और उनको उनको उनके उनके खिलाफ जो लोग यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उन पे भी केसेस बनाने की बात हो रही है। तो चाहे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है, चाहे बड़ा है छोटा है, उसको उसके ऊपर केस बनना चाहिए, और जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज इलीगल ये काम करती है उन्हें पकड़ना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि पिछले 1 महीने के अंदर इस पे काम भी हो रहा है। अली इधर साहब, एक और चीज थोड़ी सी मुझे समझा दें। पाकिस्तान में एक आईएमएफ की डील भी हुई और उसके बाद सुना ये गया था कि मामलात बेहतर होंगे, मगर डॉलर का रेट हमें उस तरह से बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप बतौर एक माशी एक्सपर्ट आप इस चीज को कैसे देखेंगे? देखिए, आईएमएफ की जो डील है ना, बहुत अच्छी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज हुई है। और ये पिछले 1 महीने पहले एक एक आम तासुर ये आ गया था कि शायद आईएमएफ की डील नहीं होगी, और उसकी वजह से एक डिफॉल्ट का जो डर है वो बहुत ज्यादा हो गया था। और उसकी वजह से जो सेंटिमेंट है बिल्कुल गिर गया था, और रुपए के ऊपर और मुल्क की मईशत के ऊपर बिल्कुल इस्तेकाम जो है वो सिफर पे आ गया हुआ था। तो एकदम ये आउट ऑफ द ब्लू आईएमएफ की डील हुई है, जो बड़ी खुशाइंद बात है। आईएमएफ ने हमारे पाकिस्तान के सिस्टम को बेल आउट किया है। उन्होंने इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको स्टेबल करने के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद 6 से 9 महीने के बाद नई हुकूमत आए, उस वक्त तक का जो ये है उन्होंने एक टाइम दे दिया है कि भाई ये हुकूमत जाए, केयर टेकर आए, वो स्टोन सेट करे, इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए, और वो आके एक बड़े आईएमएफ प्रोग्राम में आए। दूसरा, आईएमएफ चाहता है कि सारे स्टेक होल्डर जो ऑपोजिशन में है, जो हुकूमत में है, जिनमें से कोई भी कल को आ सकते हैं, और सब कुछ ना कुछ जो है सीट्स लेंगे, इन सब का बाय इन हो इकोनॉमिक रिफॉर्म में, ताकि ये चले। तो ये बड़ी अच्छी टोन सेट की है। अब बॉल हमारे कोर्ट में है कि हम उस पॉलिटिकल सिस्टम को, उसको कितना स्टेबल करते हैं, हम लोगों को कितना एंगेज करते हैं,
कि जो पॉपुलर पार्टीज हैं और जो हुकूमत की पार्टीज हैं वो कितना एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती है, और अगले इलेक्शन के बाद सब एक हाथ बोलते हैं कि हमने अपनी मईशत को ठीक करना है, हम हमने मुल्क की तरक्की की तरफ जाना है। एक तरफ तो आईएमएफ ने 9 महीने का हमें बेल्ड आउट पैकेज तो दे दिया है और उसमें आपने जिस तरह जिक्र किया कि सारी चीजों को उन्होंने देकर दिया है। पंजाब में इंतखाबात होने थे मगर केयर टेकर गवर्नमेंट ही सारे मामला देख लिया, इंतखाबात नहीं हुए। तो अगर वफाक में भी ऐसे ही कोई सिचुएशन बनती है और इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, तो आपको क्या लगता है कि आगे पाकिस्तान की माशत पे क्या असरात मुरतब होंगे इसकी वजह से? देखिए जी, पॉलिटिकल इंतखाबात ना होना या इंतखाबात का होना मईशत पे शॉर्ट टर्म में तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। लॉन्ग टर्म में ज़ाहिरी बात डालते हैं कि लेजिटिमेसी नहीं होती है, एक केयर टेकर हुकूमत उसका कोई उसकी वो नहीं होती, ग्राउंडिंग नहीं होती, लीगल स्टैंडिंग नहीं होती, तो उसको लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि इफेक्ट आता है। इवन हम देखें कि जब डायरेक्ट जब के हुकूमत जो थी वो अथॉरिटेरियन रही है तो उस वक्त भी प्रॉब्लम आते रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हमारा कोई ऐसा टेक्नोक्रेट केयरटेकर सेटअप 1-2 साल के लिए आ जाता है जो रिफॉर्म्स की तरफ काम करता है तो शायद इतना बुरा भी ना हो। बहरहाल इलेक्शन हो ना हो, अगले 2 साल के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द लेटर एंड द स्पिरिट होना बड़ा जरूरी है, वरना इकोनॉमी को जो ये एक आईएमएफ ने एक सहारा दिया है ये शॉर्ट लिव्ड हो। सर बिल्कुल आखिर में मुझे एक शॉर्ट कमेंट्स कर दें कि 14 माह में जो माशी बदहाली हमने देखी, इसकी वजह क्या थी और क्या हम अब इससे निकल पा रहे हैं? देखिए, ये 14 माह की जो माशी बदहाली है ना, ये पिछले 30-40 साल की माशी बदहाली है। ये माशी बदहाली जो है, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो 1990 तक हम इंडिया बांग्लादेश से बेहतर थे, उसके बाद हम नीचे आते रहे। और 2000 के शुरू में हमने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर भी किया, उसके बाद हमें ग्रोथ मोमेंटम मिला, हम ऊपर गए। लेकिन हमने अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को, अपने रियल एस्टेट को और अपनी चीजों को हमने वो फरोग देते रहे, जब प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट को नहीं दिया, तो उसकी वजह से हम एक दफा फिर क्राइसिस में आ चुके हैं। तो इस क्राइसिस को जो मैग्नीफाई किया, जाहिर है पिछले 14 महीने में बहुत ज्यादा किया। आप नंबर्स भी देख लें, आप जितने इन्फ्लेशन के नंबर देख लें, करेंसी डेप्रिसिएशन के देख लें, ग्रोथ के देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट के देख लें, इन 14 महीने में पिछले एक साल में बहुत बुरे हालात हुए हैं। बट इसको सिर्फ इन 14 महीने पे रखना भी एक गलत बात होगा, इसको पीछे हमें लेके जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि पिछले साल में जब पाकिस्तान के अंदर अपना पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, उसमें दुनिया भर के अंदर एक कमोडिटी प्राइसेस सुपर साइकिल आया था। कोविड खत्म हुआ, उसके बाद हर कमोडिटी प्राइस इकट्ठी ऊपर चलेगी। ऐसा ना 1973 में हुआ था, ऐसा ना 2008 में हुआ था, ये नॉर्थ क्राइसिस हुआ था कि सारी कमोडिटीज ऊपर चल रही। फिर यूक्रेन वॉर हो गई, उससे और मसला हो गया, उसकी वजह से कुछ मुल्क डिफॉल्ट कर गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट की लिस्ट में आ गया। अब अच्छी बात यह है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही है, सॉफन हो रही है, और उस सॉफन होने की वजह से जो हमारे जो डेट डिस्ट्रेस्ड कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान है, उनकी कंडीशन थोड़ी बेहतर होगी। फिर हमें आईएमएफ की छाया भी मिल चुकी है। और दूसरा, हमारे एक इलेक्शन होके एक अगला एक गवर्नमेंट आने वाली है जो 5 साल पे रहेगी। तो अगर हम इन सबको हालात को देखें तो मुझे लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस।